देखो क्लास 12th में ना राष्ट्रीय आय निकालने की ना 3 विधि होती है। एक होता है उत्पादन विधि, एक होता है आय विधि और एक होता है व्यय विधि। तो व्यय विधि के बारे में ना मैं यहाँ पे आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो व्यय विधि से राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। व्यय विधि को इंग्लिश में एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। और व्यय विधि जो व्यय विधि होती है ना, इसका दूसरा नाम होता है आय विन्यास विधि। आय विन्यास विधि, क्योंकि हम अपनी आय का 2 भागों में खर्च करते हैं, या तो हम अपनी आय को भोग पे खर्च करते हैं या निवेश पर व्यय करते हैं। तो इसीलिए इसे एक और नाम दिया गया है उपभोग निवेश विधि, ठीक है। तो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको। तो आय विधि कैसे निकालते हैं और आय विधि से फिर हम राष्ट्रीय कैसे निकालते हैं वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो व्यय विधि का ना पहले पूरा नाम होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो व्यय विधि का पूरा नाम होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये पूरा नाम होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट एमपी। जीडीपी एट एमपी पढ़ते हैं इसे। जी मतलब होता है सकल यानी ग्रोस, घरेलू उत्पाद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और बाजार कीमत पर को बोलते हैं एट एमपी। तो यहाँ एट लिखते नहीं है, एमपी, सही है। तो इस व्यय विधि का पूरा नाम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है। और व्यय विधि को कैसे निकालते हैं अभी एक सवाल करके दिखाऊंगा मैं, तो वहां से भी सीख जाएंगे। तो व्यय विधि को निकालने के लिए फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो व्यय विधि निकालने के लिए फॉर्मेट होता है कि इसके अंदर पहली चीज जोड़ी जाती है निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। निजी अंतिम उपभोग व्यय। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय जोड़ा जाता है। फिर इसमें दूसरा चीज जोड़ा जाता है प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है। तीसरा जोड़ा जाता है इसमें निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण। एक तो ये जोड़ा जाता है। फिर चौथा स्टॉक में परिवर्तन। और स्टॉक को ना हिंदी में स्कंद बोलते हैं, तो इसीलिए कई बार स्कंद में परिवर्तन कह देगा। और पांचवा जोड़ा जाता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात कैसे निकालते हैं, तो शुद्ध निर्यात निकालने के लिए आपको निर्यात माइनस आयात करना है। अब शुद्ध निर्यात प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो इन 5 चीजों को जोड़ते हैं तो शुद्ध निर्यात प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। कुल मिलाकर इन्हें जोड़ना ही है। माइनस आएगा तो घट जाएगा, प्लस आएगा तो बढ़ जाएगा। तो पहला हमें ना निजी अंतिम उपभोग व्यय जोड़ना है ढूंढकर, फिर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जोड़ना है, फिर सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण जोड़ना है, स्टॉक में परिवर्तन जोड़ना है और शुद्ध निर्यात जोड़ना है। अगर यहाँ पे ये अचल शब्द लिखा होगा, अचल का दूसरी जगह स्थिर भी लिखा होगा, अगर यहाँ अचल और स्थिर लिखा होगा तभी यहाँ पे स्टॉक में परिवर्तन जोड़ना है। अगर यहाँ पे अचल नहीं लिखा तो आप ना ये मत जोड़ना, फिर ये शुद्ध निर्यात जोड़ना बस, ठीक है। ये नहीं जोड़ना है। यानी स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ने की एक शर्त है कि अगर अचल मतलब घरेलू पूंजी निर्माण के साथ अचल शब्द या स्थिर शब्द लिखा है तभी ये जुड़ेगा। अगर ये नहीं लिखा है ना तो आप ये मत जोड़ना, ठीक है। और यहाँ पे सकल होना जरूरी है, यहाँ पे सकल होना। अगर यहाँ सकल की जगह शुद्ध लिखा हो, क्या लिखा हो सकल की जगह शुद्ध, तो इसमें तुम ना मूल्यह्रास और जोड़ लेना। फिर कितना जोड़ लेना, मूल्यह्रास। तो ये आपका सकल ही बन जाएगा, क्योंकि सकल उत्पाद का फॉर्मूला होता है शुद्ध उत्पाद जमा मूल्यह्रास, ठीक है। तो याद कर लेंगे, सकल उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो सकल उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला होता है शुद्ध उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद, और इसमें जोड़ देते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का दूसरा नाम स्थिर पूंजी का उपभोग रहेगा, ठीक है। स्थिर पूंजी का उपभोग। तो फॉर्मेट क्या क्या हुआ कि अगर आपको व्यय विधि निकालनी है यानी जीडीपी एट एमपी निकालनी है, तो
इसके लिए आपको निजी अंतिम भोग व्यय ढूंढना होगा और वो जोड़ना होगा। सरकारी अंतिम भोग व्यय ढूंढना होगा और जोड़ना होगा। और सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण ढूंढकर जोड़ना होगा। अगर यहाँ सकल होगा तो मूल्य ह्रास नहीं जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे अगर शुद्ध लिखा हो तभी क्या जोड़ना है, मूल्य ह्रास। और अगर यहाँ पे अचल शब्द लिखा होगा तभी स्टॉक में परिवर्तन जोड़ना है। अगर यहाँ अचल नहीं लिखा तो ये नहीं जोड़ना है, छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आखिरी का शुद्ध निर्यात जोड़ना है, और शुद्ध निर्यात भी अगर नहीं दिया होगा तो निर्यात माइनस आयात करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट था। अब ना देखो, इसमें जो ये जो मैंने बोला ना, यहाँ पे सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। पूंजी निर्माण की जगह यूं बोल देगा सकल घरेलू स्थायी निवेश, ऐसे भी बोल देगा इसकी जगह, सकल घरेलू स्थायी निवेश। मैं यहाँ लिख देता हूं, सकल घरेलू स्थायी निवेश। अगर यहाँ पे सकल घरेलू स्थायी निवेश हो मिल गया तो ये भी वही चीज है जो मैंने ऊपर लिखी है। ठीक है, सकल घरेलू स्थायी निवेश, देखो स्थायी लिख दिया तो यानी स्टॉक में परिवर्तन जोड़ना है, और सकल कह दिया है तो मूल्यह्रास जोड़ने की जरूरत नहीं है, मूल्यह्रास इसमें जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ शुद्ध लिखा होता तो मूल्यह्रास जोड़ के सकल बना देते हैं। और यहाँ पे जो निवेश है ना, इसी का दूसरा नाम होता है पूंजी निर्माण। सही है, तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर सकल घरेलू स्थायी निवेश मिल गया तो ये वही है। अगर ये नहीं मिला तो इसको निकालने के लिए फिर 3 चीजें जोड़नी पड़ती हैं। अगर ये भी नहीं मिला ना, ये वाला तीसरा पॉइंट, तो इसको निकालने के लिए भी 3 चीजें जोड़नी पड़ती है। पहला होता है व्यवसायिक स्थायी निवेश, व्यवसायिक स्थायी निवेश, ये जोड़ते हैं। फिर दूसरा सरकारी स्थायी निवेश, सरकारी स्थायी निवेश जोड़ते हैं। और फिर तीसरा जोड़ते हैं परिवारों द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण पर निवेश, परिवारों द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण पर निवेश। इन तीनों को जोड़ने से एक बनता है सकल घरेलू स्थायी निवेश। ठीक है, इसी को बोलते हैं सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण या सकल अचल घरेलू निवेश। ठीक है, निवेश को ही पूंजी निर्माण कहते हैं। निवेश की डेफिनेशन क्या थी, स्टॉक में वृद्धि को निवेश कहते हैं, तो स्टॉक में पूंजी निर्माण को भी निवेश कहते हैं। समझ में आ गया। ये जो मैंने स्टॉक में परिवर्तन लिखा है ना, इसकी जगह किताब में यूं भी दिया रहेगा माल सूची निवेश। क्या दिया रहेगा, माल सूची निवेश। तो माल सूची निवेश का ही दूसरा नाम होता है स्टॉक में परिवर्तन। और स्टॉक में परिवर्तन अगर पेपर में नहीं दिया रहेगा तो इसको कैसे निकालोगे, तो अंतिम स्टॉक जोड़ के प्रारंभिक स्टॉक हटा दोगे। अगर ये स्टॉक में परिवर्तन नहीं मिलेगा तो इसका फॉर्मूला होता है कि अंतिम स्टॉक में से अंतिम स्टॉक जोड़ लेना है और उसमें से घटा देना है प्रारंभिक स्टॉक। थोड़ा यहाँ जगह नहीं, मैं ही लिख देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है माल सूची निवेश, इसी का दूसरा नाम होता है स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। और अगर स्टॉक में परिवर्तन नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया होगा अंतिम स्टॉक, तो वो जोड़ के उसमें से घटा देंगे प्रारंभिक या आरंभिक स्टॉक। सही है, तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया है। जो जो मुख्य बातें ध्यान रखनी है वो मैंने बता दिया है। निजी अंतिम भोग व्यय जोड़ना है, सरकारी अंतिम भोग व्यय जोड़ना है, सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण जोड़ना है, स्टॉक में परिवर्तन जोड़ना है और शुद्ध निर्यात जोड़ना है। स्टॉक में परिवर्तन तभी जोड़ना है जब यहाँ अचल या स्थिर या स्थायी शब्द लिखा हो, और यहाँ सकल ही होना चाहिए। अगर सकल नहीं लिखा होगा तो शुद्ध लिखा होगा, शुद्ध लिखा होगा तो मूल्यह्रास और जोड़ लेना है। बस इतना सही करने से आपका व्यय विधि आ जाएगा। और अगर ये सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण भी नहीं लिखा है तो फिर व्यवसायी स्थायी निवेश जोड़ लेना, सरकारी स्थायी निवेश जोड़ लेना, और परिवारों ने जो भी रिहायशी मकानों के ऊपर खर्च किए हैं, निवेश किए हैं, वो भी जोड़ लेना। तो तीनों को जोड़ने से यही निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यय विधि। अब क्वेश्चन में आएगा कि व्यय विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करो। तो अब मैंने व्यय विधि निकाल चुका हूँ इसको जोड़कर, अब मैं राष्ट्रीय आगे कैसे निकालूंगा। तो राष्ट्रीय निकालने के लिए जो ये व्यय विधि दिया होगा इसका नाम पूरा खोलेंगे। इसका पूरा नाम होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद।
और ये राष्ट्रीय आय का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है साधन लागत पर। साधन लागत पर को कारक लागत पर भी बोलते हैं। तो कारक लागत पर या साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये इसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय आय का। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय निकालने का मतलब यही निकालना होता है, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। अब 3 टुकड़े करेंगे, यहाँ साधन लागत पर, यहाँ पे बाजार कीमत पर, फिर यहाँ शुद्ध और यहाँ पे सकल, यहाँ पे राष्ट्रीय आय और यहाँ पे क्या है? घरेलू आय। तो 3 टुकड़े हो गया। तो कारक लागत पर या साधन लागत पर निकालना है और इस साइड बाजार दिया हुआ है, तो हमें राष्ट्रीय निकालना है। वह विधि हम ऊपर वाले सूत्र से निकाल लेंगे। तो मेरे को ये साधन निकालना है और ये क्या है? बाजार। तो इसमें से आप घटा दोगे, तो साधन निकालने के लिए ना बाजार में से घटा देते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये घटा देते हैं। ठीक है, अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं मिलेगा तो इसकी जगह अप्रत्यक्ष कर जोड़कर और आर्थिक सहायता घटा देंगे। ठीक है, आर्थिक सहायता का दूसरा नाम अनुदान होता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं मिला आर्थिक सहायता तो अनुदान घटा देंगे, इंग्लिश में सब्सिडीज। और अप्रत्यक्ष कर नहीं मिला तो इसकी जगह बिक्री कर लिखा होगा या विक्रय कर, वही अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अगर लिखा हो तो सीधा वही घटा देना है, फिर इनको इनको ढूंढने जो तो नहीं है। लेकिन ये नहीं होगा तो अप्रत्यक्ष कर जोड़ के आर्थिक सहायता घटाने से यही निकलता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इसी का सूत्र होता है ये। अगला यहाँ पे शुद्ध लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? सकल। तो हमें शुद्ध निकालना है और यहाँ क्या है? सकल। तो घटा देंगे मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास का दूसरा नाम होता है, मूल्यह्रास का दूसरा नाम होता है स्थिर पूंजी का भोग। स्थिर या स्थायी भी बोल देगा, स्थिर पूंजी का भोग, अचल पूंजी का भोग, ऐसे भी बोल देगा। ठीक है, तो स्थिर पूंजी का भोग, अचल पूंजी का भोग, स्थायी पूंजी का भोग ऐसे कह देगा। तो ये सब मूल्यह्रास ही होता है। अब यहाँ राष्ट्रीय आय है और ये क्या है? ये राष्ट्रीय आय है और ये क्या है? घरेलू। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए घरेलू आय में जोड़ा जाता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। सीखा था ना, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अच्छा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ही होना चाहिए। अगर यहाँ शुद्ध नहीं लिखा होगा तो से अलग दिया होगा, को अलग दिया होगा। तो इसको भी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि विदेशों से प्राप्त कारक आय में विदेशों से प्राप्त कारक आय को जोड़कर उसमें से घटा देते हैं विदेशों को प्राप्त कारक आय। तो विदेशों को प्राप्त कारक आय घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यानी क्या, या राष्ट्रीय निकालूंगा ना अभी मैं, तो मैं पहले वह विधि निकालूंगा ऊपर वाले फॉर्मूले से। जब ऊपर वाले फॉर्मूले से वह विधि निकल जाएगी तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए ना कारक लागत पर शुद्ध घरेलू राष्ट्रीय आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। और वह विधि का पूरा नाम होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पे साधन लिखा है, यहाँ बाजार लिखा है, तो हमें साधन बनाने के लिए बाजार में से घटाते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यहाँ शुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ सकल है, तो शुद्ध निकालने के लिए सकल में से घटाते हैं मूल्यह्रास। और यहाँ राष्ट्रीय लिखा हुआ है, यहाँ घरेलू लिखा हुआ है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए घरेलू आय में जोड़ते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अगर ये शुद्ध शब्द नहीं लिखा है तो शुद्ध की जगह निवल लिखा होगा, शुद्ध निवल नहीं दिया होगा तो ये दोनों अलग अलग दिया होगा। विदेशों से प्राप्त कारक आय यही जोड़कर और विदेशों को प्राप्त कारक आय घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट था। अब एक सवाल अभी मैं करके दिखाता हूँ। देखो ये ना एक सवाल है, ये सवाल ना पेपर में ऐसे ही आएगा। तो मैंने ये सवाल लिखा है, अभी मैं इसको ना तुम्हें करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो प्रश्न है कि हमें राष्ट्रीय ज्ञात करना है, हमारे पास ये डिटेल दी हुई है, तो मैं इसको वह विधि से तुम्हें राष्ट्रीय निकाल के दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वह विधि से राष्ट्रीय निकालने का फॉर्मेट अभी दिखाया था मैंने। पहला क्या जोड़ते हैं? निजी अंतिम भोग व्यय। तो ये रहा निजी अंतिम उपभोग व्यय 900। तो मैं निजी अंतिम भोग व्यय कितना जोड़ लूंगा? 900। तो ये रहा मेरा फॉर्मेट। अच्छी राइटिंग हुई है। देखो ये रहा निजी अंतिम भोग व्यय। तो मैं यहाँ पे वह विधि निकालने जा रहा हूँ पहले, फिर राष्ट्रीय निकालूंगा ना। तो पहले मैं वह विधि निकालने जा रहा हूँ, फिर राष्ट्रीय निकालूंगा। तो पहले वह विधि निकालने के लिए क्या बोला था? निजी अंतिम भोग व्यय जोड़ना है। तो मैंने अभी दिखाया था वो 900 है, तो मैं कितना जोड़ लूंगा? मैं ऐसे लिख के 900 जोड़ लूंगा ना। फिर अगला निजी अंतिम उपभोग व्यय के बाद मैंने बताया था सरकारी अंतिम भोग व्यय जोड़ेंगे, है ना। तो सरकारी अंतिम भोग व्यय कितना है? 200, वो भी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो सरकारी अंतिम भोग व्यय 200। देखो ये रहा सरकारी अंतिम भोग व्यय कितना? 200। फिर क्या जोड़ना है? सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण। ढूंढो, ऐसी लाइन लिखी कहीं? तो ये लिखी, ये लिखी निवल देशीय अचल पूंजी निर्माण। देखो यहाँ अचल लिखा हुआ है तो स्टॉक में परिवर्तन भी जोड़ेंगे, बताया था ना मैंने। अगर यहाँ अचल नहीं लिखा होता ना बाबू तो स्टॉक में परिवर्तन नहीं जोड़ता मैं। तो यहाँ अचल लिखा हुआ है तो स्टॉक में परिवर्तन जोड़ेंगे। और मैंने बोला था
कि यहाँ सकल होना चाहिए और यहाँ क्या है, निवल। क्या यहाँ, तो निवल माने शुद्ध, तो इसको मूल्यह्रास जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, अब मूल्यह्रास ढूंढो, यहाँ पे कहीं लिखा है? तो देखो यहाँ पे ना मूल्यह्रास जो है ना, इसका दूसरा नाम होता है स्थिर पूंजी का भोग। तो इसमें कहीं स्थिर पूंजी का भोग नहीं लिखा हुआ है, तो हमने इसको मूल्यह्रास को जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यानी जीरो है इस क्वेश्चन में। तो मैंने अभी क्या बोला था कि एक सरकार निजी अंतिम भोग व्यय जोड़ेंगे 900, फिर सरकारी अंतिम भोग व्यय जोड़ेंगे 200, फिर निवल देशीय पूंजी निर्माण जोड़ेंगे 120, और फिर जोड़ेंगे स्टॉक में परतन और मूल्यह्रास जोड़ेंगे। मूल्यह्रास नहीं है तो जीरो ले लेंगे, तो यानी स्टॉक में परतन कितना है, -20। तो जोड़ लूँ, तो निवल देशीय पूंजी निर्माण 120 में ये घटा 20 जोड़ दूंगा, है ना। तो ये पहले मैंने निजी अंतिम भोग व्यय जोड़ा, तो वो कितना आया था 900, फिर सरकारी अंतिम भोग व्यय 200, और सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण 120, और स्टॉक में बर्तन था घटा का 20 ना, तो घटा का 20। अब एक रह गया शुद्ध निर्यात। तो बर्तन में देखो शुद्ध निर्यात भी दिया हुआ है, नहीं दिया? अगर शुद्ध निर्यात दिया होगा ना तो ऐसे लिखा होगा, निवल निर्यात, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। देखो नहीं लिखा, देखो यहाँ पे निवल आयात लिखा हुआ है। अगर निर्यात होता तो प्लस करते, और आयात है तो क्या करेंगे, माइनस। और ये कितना है 10, तो 10 ऐसे घटा देंगे हम, ठीक है। तो याद रहेगा ना, शुद्ध निर्यात जोड़ते हैं और अगर आयात हो तो उसे घटाते हैं, तो हम यहाँ पे 10 घटा देंगे ना। तो बस वह विधि में इतना ही करना था, 5 ही जोड़ना था। तो निजी अंतिम भोग व्यय, सरकारी अंतिम भोग व्यय, सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण। तो देखो मैं यहाँ पे जोड़ने जा रहा हूँ, 900 में 200 जोड़ेंगे 1100, 1100 में 120 जोड़ेंगे तो 1220, में से 20 गया तो 1200, है ना। और 1200 में से 10 गया तो 1190 आ गया ना। तो वह विधि कितना आ गया, 1100। तो वह विधि आ गया 1190, तो लिख दो 1190। अब देखो मेरे को राष्ट्रीय निकालना था, तो मैंने बताया था राष्ट्रीय का पूरा नाम है कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, और ये वह विधि क्या है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो कारक निकालने के लिए बाजार में से घटाते शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब ढूंढो वहां पे क्वेश्चन में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया हुआ है, तो देखो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की जगह निवल अप्रत्यक्ष कर भी लिख देता है। तो ये रहा ना निवल अप्रत्यक्ष कर, तो ये घटा देंगे कितना है 150, तो यहाँ से अब घटा दूंगा 150। फिर क्या घटाना है, मूल्यह्रास। परसेंट नहीं था, जीरो मान लो। और ये क्या दे रखा है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है। तो ढूंढो यहाँ पे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है। तो विदेशों से की बजाय विदेशों को लिखा हुआ है, तो जब से लिखा हो तो जोड़ते हैं, को लिखा हो तो घटाना है। तो यहाँ पे घटाएंगे, और ये खुद घटा 10 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे घटाएं, मतलब जोड़ना तो ये था लेकिन है नहीं, तो हम घटा देंगे विदेशों को घटा 10, है ना। तो बस इसमें ये 190 में से ये 150 घट जाएगा, और फिर माने माने प्लस 10, तो 1190 में 10 जोड़ेंगे तो 1200, और 1200 में से 150 घटा देंगे तो 1050 करोड़ रुपए आ गया, ठीक है। पर्सन में करोड़ था तो इसीलिए हम करोड़ लिख देंगे, ठीक है। बच्चे ना यहाँ पे करोड़ लिखना भूल जाते हैं, ध्यान से करोड़ लिख लेना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन।